वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। आज से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हमें क्या करना है, फाइनेंस की प्लानिंग करनी है। ठीक है, कि हमने जो भी सोर्सेज जिस प्रोडक्ट से उठाए हैं, जिस स्टेप से उठाए हैं, या फिर हमने इक्विटी से अपने फंड्स को जहाँ जहाँ से हमने रेज किया है, हम उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएँ, उसकी हमें प्लानिंग करनी है। इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ओवर कैपिटलाइजेशन आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अंडर कैपिटलाइजेशन आ जाती है, एंड कभी कभी हमारे पास वोटर कैपिटलाइजेशन भी होती है। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर एंड देन वोट। ओवर कैपिटलाइजेशन आती है, क्यों आती है, क्या होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, आने के बाद में इसके रेमेडीज क्या क्या होंगे। हम आज ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। पहले हम यही मीनिंग देख लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है। उसे देखने से पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग देख लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ ए बिजनेस विल अफोर्ड टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग? ये डिटरमाइन करने की, मतलब हमारा जो टास्क दिया है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम ऐसी कोई स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको आसानी से अचीव कर पाएँ, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। यूजली कंपनी क्रिएट करती है एक फाइनेंशियल प्लान को इमीडिएटली, ताकि वो पता कर सके कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सो ऑन, ये सारी बातें वो पता कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान डिस्क्राइब करता है ईच ऑफ द एक्टिविटीज़, वे सारी की सारी एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट एंड मटेरियल जिसकी आपको ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत होगी? ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए और उसको टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 5 साल लगा दी, 5 ईयर प्लान लगा दिया। नो, आप उसका अगर उसे आपको 2 साल में अचीव करना है तो 2 ही साल में करना है, एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत करना है। अगर टाइम फ्रेम के अगर आप बाहर कर दिए, दैट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रेटेजी। आपने अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है फाइनेंशियल प्लान करने। तो फाइनेंशियल प्लान हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, उसका विज़न क्या है, उसको पहले सेट करें और फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करें कि कैसे हम इस फाइनेंशियल प्लान को पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन की, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन कम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ का कम्बिनेशन होगा कि ओनर्स की कैपिटल कितनी है और बोरोड कैपिटल कितनी है। ओनर्स कैपिटल इट मीन्स इक्विटी और बोरोड कैपिटल इट मीन्स डेप्ट, कि जो हमने बाहर से बोरो किए हैं, डेप्ट वाले हैं सिक्योरिटीज, और इक्विटी जो कि ओनर होते हैं कंपनी के। दैट मीन्स ये बताता है आपको टोटल फंड इन्वेस्ट इन द कंपनी, कि आपने एक कंपनी में कितने फंड इन्वेस्ट करे हैं, फिर वो चाहे अपने शेयर से फंड रेज करे हों, डिबेंचर से करे हों, या फिर लोन के रूप में, शॉर्ट टर्म के लोन के रूप में आपने अगर फंड लिए हैं। तो मतलब ये यही बताता है कि आपने टोटल फंड कंपनी में कितने इन्वेस्ट करे हैं।
उसके बारे में कौन बताता है? कैपिटलाइजेशन बताता है। अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें अंडर कैपिटलाइजेशन आएगी और ओवर कैपिटलाइजेशन आएगी। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देख लेते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया है, ओवर है मतलब महंगाई अगर हमने अगर 10 रुपये थी, ठीक है, और आगे हमारे पास 15 रुपये, दैट इज ये जो 5 रुपये जो हैं ये क्या है हमारे पास? ओवर कैपिटलाइजेशन है। ओके, सो इट मीन्स मोर कैपिटल देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब हमें एक्चुअली ज़रूरत सिर्फ 10 रुपये की थी, लेकिन हमने मतलब हमारे पास आ कितने गए? 15 रुपये। 5 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो 5 रुपये जो हैं ये हमारे पास क्या होंगी? ओवर कैपिटलाइजेशन। ओके, द इन्वेस्टेड फंड्स आर नॉट प्रॉपरली यूज, क्योंकि हमारे पास कंपनी में सिर्फ 10 ही रुपये अगर हमारे पास होंगे और हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं हम इनका क्या करें? हम इनका अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि ओवर कैपिटलाइजेशन को किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ अर्निंग में और एज वेल एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होती है? ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज होती है व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू गिव नॉर्मल रिटर्न ऑन कंपनी एम्प्लॉयड बाय इट। मतलब जब अगर हम ओवर कैपिटलाइजेशन को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, किसने अर्न कितना किया है, एंड दूसरा कॉस्ट कितनी है हमारे पास एसेट की, एसेट्स की हमारे पास कॉस्ट कितनी है। अगर हम अर्निंग के टर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब तो हम यही जानेंगे ना कि हमारे पास ओवर कैपिटलाइजेशन बचे हैं, मतलब 5 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो फंड्स थे उसका उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। मतलब कि कंपनी ने जो नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल जितने भी उसमें एम्प्लॉय थे, मतलब जितनी भी एम्प्लॉयज़ की कैपिटल बनती थी या फिर आपको वेजेस देने पड़ते थे या फिर आपको सैलरी देनी पड़ती थी नॉर्मल रेट पर, वो कंपनी ने नहीं दिए हैं, तभी तो कंपनी के पास 5 रुपये बचे हैं। अगर हम अर्निंग की टर्म्स की बात करें, क्योंकि हम जितना कमाएंगे उतना ही तो हम किसको देंगे? अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। अगर हम उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास ये 5 रुपये का क्या बचा है? इसीलिए हमारे पास जो 5 रुपये बचे हैं दैट इज द ओवर कैपिटलाइजेशन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा कहता है कि एक फर्म अर्न करती है 4,80,000, ठीक है। उसने कितने अर्न किए हैं? अर्न किए हैं उसने 4,80,000 एंड ये 4,80,000 उसके एनुअली हैं, सारे एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पे करने के बाद में। कैपिटल कितनी एम्प्लॉय की गई है फर्म में? 60 लाख की। जो कैपिटल एम्प्लॉय की गई है वो कितने की गई है? 60 लाख की गई है। और फेयर रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 12% है। तो फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है। तो कितनी हुई है? हाउ मच? हमें बताना है कि कितनी कैपिटलाइज्ड हुई है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि हुई है तो कितनी हुई है। हमारे पास फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, हमें क्या निकालना है? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना एक्चुअल में रेट होगा। एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा।
तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए मतलब कंपनी ने इतना कमाया और इतनी कंपनी ने क्या किया, अपनी कैपिटल को एम्प्लॉयड किया है, तो निकाल लेते हैं। 4,80,000 डिवाइड अपॉन में 60 lakhs इंटू में 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा ये 48 डिवाइड बाई में 6, 8%। तो हमारे पास एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 8%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 12%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, एक्चुअल आ गया 8%, कम है। फेयर रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से कम है, इसका मतलब क्या हुई है, फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है, ज़्यादा हुई है ना। इसका मतलब क्या है, फर्म क्या हुई है, ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है। ओके, तो अगर हमारे पास एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 8% है, फेयर रेट ऑफ रिटर्न 12% है, फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है, ये हमें पता चल गया है। तो फिर हमें पता क्या करना है कि कितनी हुई है, हाउ मच। अगर फर्म ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है तो कितनी हुई है, कितनी हुई है क्या हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर हमें एक्सटेंड कैपिटल निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं फेयर कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। कि एक्चुअली में हमने कैपिटल को कितना एम्प्लॉय किया है और फेयरली में हमने कितना एम्प्लॉय किया है, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, एक्सटेंड कैपिटल कितनी थी। अब अगर हमें फेयर कैपिटल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका रेट दे रखा है 12%, कंपनी ने कमाया 4,80,000 रुपये, तो 4,80,000 रुपये अगर कंपनी कमाती है कितने पे, कितने पे कमाई थी कंपनी ने, 12% पे कमाई थी, तो उल्टा कर देंगे, निकाल लो 40, फिर जगह 40 लाख रुपये। 40 लाख रुपए का फेयर रिटर्न है, एक्चुअल हमारे पास 60 लाख है। तो एग्जेंट क्या कहती है हमारे पास, एग्जेंट कैपिटल कैसे निकलेगी, एग्जेंट कैपिटल निकलेगी हमारे पास, एग्जेंट निकालने के लिए एक्चुअल माइनस फेयर। तो एक्चुअल कितनी हमारे पास 60 लाख है, फेयर है हमारे पास 40 लाख, कितना बच गया 20 लाख। तो ये 20 लाख कितनी क्या है हमारे पास, ओवर कैपिटलाइज्ड हुई है। ये 20 लाख वे फंड्स हैं जो कि हमने, हमारे पास ज़रूरत नहीं थी इन 20 लाख रुपए की, लेकिन हमारे पास ये फर्म में आए हैं, ओवर कैपिटलाइज्ड हुई। क्या कारण क्या होते हैं ओवर कैपिटलाइज्ड होने के, अभी तक हमने पढ़ लिया ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, कंपनी में ज़रूरत भी नहीं है फंड्स की उतने की, लेकिन कंपनी में पैसे आ जाते हैं, फंड्स आ जाते हैं, तो इट मीन्स वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। लेकिन इसके कारण क्या क्या हैं, कुछ इसके मेजर कारण हैं, जैसे कि ओवर इशू होना कैपिटल का, मतलब कि हमने कैपिटल की इशू कितना किया है, ज़रूरत है हमारे पास 10 की, हमने 12 रुपये को इशू कर दिया, इट मीन्स हमारा जो कैपिटल इशू कितना हो गया, 2 रुपये से ज़्यादा हो गया, तो ओवर इशू हो गया कैपिटल। हमने जो एसेट एक्वायर की है वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे एक्वायर कर ली,
तभी भी हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। हमने कंपनी को फॉर्म किया ड्यूरिंग द बूम पीरियड, जब बूम पीरियड चल रहा था, मतलब कि सब कुछ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तब हमने क्या कर लिया, बिजनेस को फॉर्मेट कर लिया। तब हमारे पास ओवर कैपिटलाइजेशन आ सकती है। या फिर हमने ज़्यादा एस्टिमेशन लगा दी अर्निंग, जितनी हमारी अर्निंग हुई भी नहीं, हमें उससे कुछ ज़्यादा, मतलब अर्निंग हुई हमारे पास 10 रुपये की, हमने 15 रुपये लगा दिया, मतलब 5 रुपये हमने ज़्यादा लगा दिया, ओवर एस्टिमेशन कर लिया अर्निंग में। हमने डेप्रिसिएशन का मेथड को अच्छे से नहीं लगाया होगा। अगर मेथड अच्छे से अप्लाई नहीं किया तो रिजल्ट भी फ्रूटफुल नहीं आया होगा। रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आने की वजह से हमारा क्या हो गया, खर्चा कम दिखा। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, हमने डिविडेंड पॉलिसी को अच्छे से नहीं निभाया होगा। रिजर्व्स की कमी की वजह से हो सकता है। हैवी प्रमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा हमने प्रमोशंस कर लिए हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस हो गए हैं, या फिर कैपिटल की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी कि हमने सोचा कि चलो अभी मंगवा लेते हैं, आगे पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। टैक्सेशन पॉलिसी, हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ा होगा, इसलिए हमने सोचा चलो कैपिटल को ज़्यादा मंगवा लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस है ओवर कैपिटलाइजेशन होने के। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास ओवर इशू ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम इशू करते हैं, किस चीज़ को इशू करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर को। और तब जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में ही डिफेक्ट आ जाए, मतलब कि हमने क्या कर दिया, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही हमने एक्सेसिव अमाउंट में इशू कर दिए शेयर्स एंड डेब्ट्स को, तो जो इशू हुए हैं सुपरफ्लुअस अमाउंट्स में एक बर्डन क्रिएट करते हैं, कंपनी की अर्निंग पर ये बर्डन क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये कितने अमाउंट में है, हमें अमाउंट जो है शेयर्स की जो वैल्यू है या फिर जो डिबेंचर से जो हमने पैसा लेना था वो हमें एक प्रोपोर्शन में बांट रखा था, हाँ इतने अमाउंट में चाहिए, लेकिन हमने उससे ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक बर्डन क्रिएट करती है कंपनी की अर्निंग पे कि कंपनी को अब इतना तो कमाना ही होगा, तभी तो वो डेब्ट का इंटरेस्ट दे पाएगी, तभी तो वो शेयर्स जिससे लिए हैं, इन्वेस्टर से लिए हैं, तो वो अब हमारे पास शेयर होल्डर बन गए, उनको डिविडेंड पे कर पाएगी। सो ये क्या करती है, एक बर्डन क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वायरिंग एसेट्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस। हमने एसेट को एक्वायर किया है इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे, मतलब हमने एसेट को तब एक्वायर किया जब प्राइसेस क्या थे, पीक पर थे, मतलब प्राइसेस बहुत ऊपर लेवल के थे। एक तो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल जैसे 10 है, पीक पे 20 है, एंड अब नॉर्मल जो भी हमारे पास 10 से जो भी कम आएंगे वो हमारे पास कितने होंगे, जैसे हम लगाते हैं 5 प्राइस हो गए। तो अभी हमारे प्राइस कितने पे चल रहे थे, 20 पे चल रहे थे, और प्राइस 20 पे चल रहे हैं, तब हमने एसेट्स को एक्वायर कर लिया। तो जो रियल वैल्यू है कंपनी की वो नीचे चलेगी, क्योंकि वो नीचे ही दिखाएगी बुक वैल्यू से, और जो अर्निंग होगी वो भी हमारी लो हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले ही गलती क्या की कि हम एसेट्स को कब परचेज करते, हम एसेट को तब परचेज करते चाहे तो वो नॉर्मल रेट पे हो या नॉर्मल रेट से कम रेट पे हो, तब हम एसेट्स को एक्वायर करते। लेकिन इस टाइम पे हमने एसेट्स को एक्वायर कर लिया जब प्राइसेस हमारे पीक पर थे, तो जो रियल वैल्यू है कंपनी की वो बुक वैल्यू से कम ही दिखाएगी, और इससे हमारी अर्निंग क्या होगी, लो हो जाएगी। फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बूम पीरियड,
मतलब कि बूम पीरियड कैसा पीरियड होता है? जब कंट्री में सब एक इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चलता है, इंडस्ट्री में, ओके। जब मतलब कोई शॉर्टेज कैपिटल की बात नहीं है यहाँ पे, बूम पीरियड है, इट मीन्स प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें स्टैब्लिश करते हैं एक न्यू कंपनी, या फिर हमारी जो एग्जिटिंग कंपनी है हम उसे क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेस ऑफ बूम पीरियड। बूम पीरियड के टाइम पे हम कोई एक न्यू फर्म को स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो एग्जिटिंग कंपनी है हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये विक्टिम हो सकती है ओवर कैपिटलाइजेशन की, क्योंकि एसेट्स यहाँ पे एक्वायर्ड की गई है फैबुलस प्राइसेस पे, क्योंकि बूम पीरियड में सब कुछ हायर होता है। एट व्हेन बूम कंडीशन में सिंस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन चले गए, मतलब अगर हम बूम पीरियड में एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या है, फैबुलस है, क्योंकि यहाँ पे क्या चले गए हैं, प्राइसेस। बूम पीरियड में प्राइसेस क्या चले जाते हैं, डिक्लाइन चले जाते हैं, जिससे कि अगर प्राइस डिक्लाइन हो गए तो अर्निंग भी क्या होगी, लो होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है बुक्स में वो तो सेम रहेगी, तो जो अर्निंग कैपेसिटी है वो डिप्रेशन की वजह से डिक्लाइन चली जाएगी। तो जो भी ये अफेयर्स हुआ है इसी का रिजल्ट क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन। क्योंकि हमने क्या सोचा कि हम बूम पीरियड आया है, बूम पीरियड में हम न्यू कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए हमें एसेट्स भी चाहिए होंगी। अब एसेट्स जो हैं वो अगर हम बूम पीरियड में खरीदेंगे तो बूम पीरियड में जो प्राइसेस होते हैं वो क्या चले जाते हैं, डिक्लाइन चले जाते हैं। कंपनी की इनकम भी लो होगी, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर प्रोडक्ट को सप्लाई करेगी उसकी जो प्राइस है वो भी वो कम ही सेट करेगी, अदरवाइज कंज्यूमर उस प्राइस को खरीदेंगे ही नहीं। तो ये कंडीशन किसकी भी है, ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर एस्टिमेशंस ऑफ अर्निंग। प्रमोटर या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कई बार एस्टिमेट कर लेते हैं, ज़्यादा एस्टिमेशन कर लेते हैं कि शायद कंपनी की जो अर्निंग है वो इतनी हो सकती है। मतलब होने वाली तो 5 रुपये थी, हमने बढ़ा के उसे डबल कर लिया, 10 रुपये कर लिया। हमने सोचा कि इतनी तो हो ही जाएगी कंपनी की अर्निंग, और उसी कंपनी की अर्निंग के अकॉर्डिंगली अब हम 10 रुपये के हिसाब से चलेंगे। मतलब होना तो 5 रुपये का है, लेकिन हमने क्या एस्टिमेट कर लिया है कि हम 10 रुपये कि हमारी जो कंपनी की अर्निंग है वो 10 रुपये होगी। तो हम फंड को रेज किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, 10 रुपये के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर हम 10 रुपये के अकॉर्डिंगली फंड को रेज करेंगे तो क्या फंड का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, नहीं। तो इसीलिए कंपनी जो है एक ऐसी पोजीशन में नहीं होती कि वो अपने प्रॉफिट को, जो भी उसके पास फंड्स आए हैं, उसको इन्वेस्ट कर सके, उसको पोजीशन दे सके। तो कंपनी जो है मोर कैपिटल को ज़रूरत होती है, जितनी उसको रिक्वायर्ड थी 5 रुपये की, लेकिन उसने कितनी ले ली, 10 रुपये की ले ली। तो अगर कंपनी 10 रुपये के हिसाब से चलेगी, 10 रुपये के हिसाब से अगर वो अपने फंड्स को रेज करती है तो उसका फंड्स का जो है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगी, कंपनी की जो रेट ऑफ अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, पर शेयर के रूप में लेस हो जाएगी, गिरती चली जाएगी। तो ये भी एक कारण किसका है, ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण। इनएडुकेट डेप्रिसिएशन, एक सुटेबल डेप्रिसिएशन पॉलिसी की एब्सेंस है यहाँ पे। मतलब डेप्रिसिएशन का
टेक्निक्स हमें यहाँ लगानी थी, मेथड यूज़ करना था, ठीक है। जैसे हमें मेथड यूज़ करना था रिटन डाउन का, और हमने मेथड कौन सा यूज़ कर दिया, सिंपल मेथड यूज़ कर दिया। हमें मेथड कौन सा यूज़ करना था, रिटन डाउन का यूज़ करना था। सिंपल मेथड हमने लगा के बैठे हैं, तो क्या हमारे पास फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे सुटेबल डेप्रिसिएशन पॉलिसी की एब्सेंस है, जो कि हमारी एसेट्स को क्या बनाती है, सुपरफ्लूअस बनाती है। यदि डेप्रिसिएशन या फिर रिप्लेसमेंट प्रोविजन एडुकेटली नहीं बनाए गए हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है एसेट्स की वो क्या चली जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, और वो जो अर्निंग होगी वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली डिप्रेस में चली जाएगी। ओके, अर्निंग किस में चली जाएगी, डिप्रेस में चली जाएगी। और जो लोअर अर्निंग अगर हम ब्रिंग करेंगे, अगर हम लो अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो क्या हो जाएंगे, वो भी लो हो जाएंगे, वो भी घट जाएंगे। तो ये भी एक किस चीज़ का कोज है, ये कोज है आपके ओवर कैपिटलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी को क्या चाहिए, जो प्रॉफिट जितना भी हुआ है उसका कुछ परसेंट तो वो डिविडेंड में दे दे, और कुछ परसेंट उसको क्या कर ले, रिटेन कर ले। इसलिए तो वो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है। लेकिन इसमें कंपनी अगर लिबरल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो रिटेन ही करेगी सफिशिएंट अमाउंट को। जो सफिशिएंट फंड फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग करने के जो हमारे पास फंड्स थे उसको हम रिटेन कर लेंगे। एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है, ये लीड करती है ओवर कैपिटलाइजेशन को इन द लॉन्ग रन में, जहाँ पे बुक वैल्यू जो होगी शेयर की वो क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू से कम हो जाएगी। अगर कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे देगी, रिटेन कुछ कर नहीं रही है, तो क्या कंपनी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। अगर कंपनी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगी तो फिर वो क्या होगी, उसकी बुक वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स की कमी हो सकती है। सर्टेन कंपनी बिलीव नहीं करती है कि एडुकेटेड प्रोविजंस बनाना, वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स बनाना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना आपके इंटायर प्रॉफिट्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड में। कई कंपनी ये बिलीव नहीं करती है कि वो रिजर्व्स के मतलब रिजर्व्स अकाउंट्स बनाएं या फिर वेरियस टाइप्स के जो भी आपके रिजर्व के प्रोविजंस है उसको क्रिएट करें कंपनी में, या फिर जो आपने डिविडेंड को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटायर प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको क्रिएट करें। तो ऐसी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो रिड्यूस क्या कर देती हैं, रियल प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया है उसका उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी अगर कोई पॉलिसी अपनाती है कोई भी कंपनी जो कि रिजर्व्स नहीं बनाती है, तो उसका क्या होगा, पॉलिसी उसकी क्या कर देगी, प्रॉफिट को कम कर देगी। तो बुक वैल्यू जो शेयर्स के होंगे जो कि रियल वैल्यू से होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये भी किसको प्रेजेंट करेगी, ओवर कैपिटलाइजेशन को दिखाएगी कि रिजर्व्स तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने कभी रिजर्व्स बनाए ही नहीं है। तो जो कंपनी रिजर्व्स ही नहीं बनाएगी वो आगे कैसे बढ़ पाएगी, उसे यही नहीं पता चलेगा उसका रियल प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर उसे रियल प्रॉफिट नहीं पता तो उसे क्या पता होगा कि कंपनी में आगे फंड्स की कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए वो ओवर कैपिटलाइजेशन कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, हैवी प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। A certain degree of capitalization may be caused by heavy issues expenses. If expenses include for promotion, expenses कहाँ इंक्लूड होते हैं आपने प्रमोशन करने हैं या इशू करने हैं या फिर अंडर राइटिंग करने हैं शेयर्स की।
प्रोमोटर्स को रेम्यूनरेशन देना है, प्रोवाइड करना है हायर कंपेयर टू द बेनिफिट दे प्रोवाइड, द एंटरप्राइज विल फाइंड इटसेल्फ ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब आपने इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए, प्रमोशन का एक्सपेंसेस कर दिया है, इशू का एक्सपेंसेस अलग से हो जाता है, अंडरराइटिंग के शेयर्स अलग से हो जाते हैं, प्रमोटर को जो रेम्यूनरेशन देनी होती है वो भी आपने ज़्यादा प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये सारे किस चीज़ के कॉजेज दिखा रखे हैं? ये कॉजेज हैं आपके ओवर कैपिटलाइजेशन के, क्योंकि आपके पास कैपिटल है तभी तो आप एक्सपेंस कर पा रहे हो। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप एक्सपेंस कहाँ से कर पाओगे? आपके पास कैपिटल एक्सेस अमाउंट में बची है तभी आप ये सारे एक्सपेंसेस कर पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की शॉर्टेज है। यदि कंपनी के पास स्मॉल शेयर कैपिटल है तो वो फोर्स करती है कि वो रेज करे, लोन से ले, एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब कंपनी के पास जो है वो स्मॉल शेयर कैपिटल, मतलब इतनी कैपिटल नहीं है कि वो मतलब कि मार्केट में खड़ी रह सके। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, वो लोन उठाना स्टार्ट कर देती है, और वो भी लोन किसके इंटरेस्ट पे उठाती है? हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इससे क्या हो जाती है, जो नेट अर्निंग होगी कंपनी की, या फिर जो नेट अर्निंग होगी कंपनी की, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जैसे शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। लो अर्निंग होगी तो जो वैल्यू ऑफ द शेयर है वो क्या हो जाएंगे? वो भी लो चले जाएंगे। तो जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? लो ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि जब आपके पास, कंपनी के पास जब स्मॉल शेयर कैपिटल थी तो कंपनी को ये कंसर्न रहता था कि उसके पास कैपिटल नहीं है तो वो एक्सपेंसेस कहाँ से करेगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, लोन लेना स्टार्ट कर देती है हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जितना वो कमाएंगे वो तो सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा, शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? इसलिए क्या हो गया, उसकी जो कंपनी की जो अर्निंग है वो क्या हो गई? कम हो गई। कंपनी की अर्निंग कम होने से उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? शेयर्स पे पड़ेगा। जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी क्या चली जाएगी? डाउन चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन may leave little in the hands of the company to provide for depreciation and replacement and dividend to shareholder. ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं अर्निंग कैपेसिटी, और यही कारण होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है कि हम हाई रेट में टैक्सेस दें। ठीक है, जो कि आपके किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए हो गया, या फिर रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, आपने रिप्लेसमेंट कर दिया एसेट्स उसके लिए हो गया, या फिर आपने जो डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को उस पर हो गया। तो ये सभी की सभी जो टैक्सेशन पॉलिसी, जो कि हाई रेट पे अगर हम टैक्सेशन पॉलिसी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये अफेक्ट करती है अर्निंग की कैपेसिटी को। अगर हमने कमाई जो है, मतलब अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो कंपनी ये सोचेगी कि उसे ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कंपनी जो है वो अपनी बाउंड्री में रह के कमाएगी ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? अर्निंग कैपेसिटी पे पड़ेगा, और ये भी ओवर कैपिटलाइजेशन को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन पे? अभी तक हमने पढ़े कि ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण क्या है, क्यों ओवर कैपिटलाइजेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन हो गई तो उसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे? बिजनेस पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमी पे हमारे पास उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो अब हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन तो हमने कर ली, हमारे पास कैपिटल ओवर हो गई है।
अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सो ओवर कैपिटलाइजेशन अफेक्ट नॉट ओनली द कंपनी, वो केवल कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगी, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कि ओनर हैं, उनको भी क्या करेगी? इफेक्ट करती है। क्योंकि शेयर होल्डर को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, अगर कंपनी डिक्लाइन जा रही है तो इन्हें डिविडेंड कम मिलेगा, इनका पैसा डूब सकता है। इसलिए कहते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंपनी के इफेक्ट नहीं करेगी, वो शेयर होल्डर्स को भी लेके डूबेगी। और ये इफेक्ट आपकी सोसाइटी को भी करती है, क्योंकि हम कोई भी कंपनी लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, वो किसकी वेलफेयर के लिए लगाते हैं? ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो अभी हम इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन को हम कैसे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इफेक्ट या फिर इविल ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसे उन कंपनी के हिसाब से देखेंगे, शेयर होल्डर्स के हिसाब से देखेंगे और सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे पास ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे पास किसके ऊपर पड़ेगा? गुडविल के ऊपर पड़ेगा, हमारी इमेज, कंपनी की जो इमेज है उसके ऊपर पड़ेगा। कंपनी अपनी इमेज को क्या कर सकती है? लॉस कर सकती है। पुअर क्रेडिट वर्थिनेस, अगर आपके पास ओवर कैपिटलाइजेशन हो रही है, आपकी जो शेयर की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन चलेगी, तो क्या आपको कोई फंड्स देगा? आपको कोई पैसा देगा? कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। आपको कोई डेप्ट देगा? नहीं देगा। तो आपकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। कैपिटल को ऑब्टेन करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी का जो शेयर है वो क्या चला गया? डिक्लाइन चला गया। आप उन्हें अच्छे से, मतलब जितना उन्हें डिविडेंड चाहिए वो तो आप दे ही नहीं पा रहे हो। उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और मार्केट में आपकी कंपनी कहीं गुम हो जाएगी। मार्केट में आपकी कंपनी ही दिखेगी, क्योंकि आपने क्या किया? ओवर कैपिटलाइजेशन कर लिया है। आपके शेयर कम होते चले गए हैं। आपकी कंपनी ग्रोथ करती तो मार्केट में दिखती, आपकी कंपनी डिक्लाइन जा रही है तो मार्केट में इसे गुम हो जाएगी। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके पास, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, और क्या नौबत आएगी कि कंपनी क्या हो जाएगी? वो लिक्विडेट हो जाएगी, बंद होने के कगार पे कंपनी आ जाएगी। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो ओवर कैपिटलाइजेशन शेयर होल्डर्स को कैसे इफेक्ट करती है? डिविडेंड कम हो जाएगा। कंपनी अर्न अगर कम करेगी तो डिविडेंड भी आपको कम ही देगी। शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। अनएक्सेप्टेबल या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटीज, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपके जो स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन जो आप मनी रेज करते हो वो भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि स्पेकुलेशन हम कभी कर सकते हैं, हम तभी तो कर सकते हैं जब हमारे पास मनी ज़्यादा हो। अब मनी तो है ही नहीं तो हम स्पेकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्पेकुलेशन में हमारे पास रिस्क होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। कंपनी जैसी चल रही है अब हम उसे सोचेंगे कि अब वैसे ही चल, क्योंकि हमारे पास तो कैपिटल तो है ही नहीं, हम उसे रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर हम सोसाइटी की बात करें, लॉस टू कंज्यूमर, अगर कोई कंपनी जो कि डिक्लाइन वे में चल रही है, क्या कोई कंज्यूमर उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या पता कल को कंपनी बंद हो जाए तो कहाँ से उसकी सर्विसेज मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो लॉस टू कंज्यूमर, ये कंज्यूमर को क्या कर देती? लॉस हो जाता है। लॉस टू वर्कर्स, वर्कर्स चले जाएंगे, कोई कंपनी में इसमें काम नहीं करेगा। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उसको वो भर भर के यूटिलाइजेशन कर रही है, मतलब वेस्टेज यूटिलाइजेशन कर रही है। गैम्बलिंग इन शेयर्स, उसके शेयर्स क्या हो जाएंगे? अब
ऐसे भी रिसेशन का पीरियड्स आ जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स थे आपके ओवर कैपिटलाइजेशन के, 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, कल हम इनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास इनके पॉइंट्स हैं इफेक्ट्स और इविल ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन की। आज हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।